नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर। इसमें हम सर शुरू करेंगे जीएसटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों के लिए। सर चलिए सर आप हमें ये बताइए, इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी? बेटा मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं बीमार हो गया था। सर्दी की वजह से मैं बीमार हो गया था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे जी, कंटिन्यू करेंगे सर। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे रिवीजन को आज, जिसका नाम है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल दोनों के लिए है जी। सर हम बहुत स्लो स्लो ही पढ़ेंगे। मैंने कहा हाँ सर, हम बहुत स्लो स्लो ही पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। सर हमें कोई बेनिफिट बताइए स्लो पढ़ने का। मैं कहता हूँ सर, स्लो पढ़ने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप चाहो तो ना अपनी एक कॉपी मेंटेन करो, एक रजिस्टर मेंटेन करो सर अपना। आप जैसे मैं जो चीज़ें बोलता हूँ आप अपने रजिस्टर में सिंपल लैंग्वेज में लिख लो उसको। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही बातें करता हूँ सर आपसे। मैं आपसे बातें करता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्रक्स लैंग्वेज में। आप मेरी बातों को एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए रजिस्टर पे। आपको एग्जाम में बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका। अलग से इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कराऊँ आपको सिर्फ उतना करना है। ठीक है सर, शुरू करिए सर रिवीजन। मैंने कहा जी ओके। सर हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं सर। ठीक है सर। सर हमें ये बता दीजिए, जीएसटी जो है क्या वो एक डायरेक्ट टैक्स है या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स है? मैंने कहा जी ओके। मैं कहता हूँ सर, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी बाइफर्केशन देने से पहले मैं आपको यही ना बता दूं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स होता क्या है, लगाता कौन है, किसको पे करना पड़ता है? हाँ सर हमें ये बता दीजिए आप। सर टैक्स का मीनिंग होता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग सो मेनी वर्क्स। क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? सर टैक्स यानी कंपल्सरी पेमेंट है, आप मना नहीं कर सकते। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है। सर किस चीज के लिए लगाती है? फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग सो मेनी वर्क्स। बहुत सारे काम होते हैं सर गवर्नमेंट को अपने लिए। गवर्नमेंट को देश के लिए, अपने लिए का मतलब देश के लिए सर सॉरी, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सर। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका एक सोर्स है टैक्स। और सर कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? मैंने कहा सर उसके अलावा भी अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। सर हमें एग्जांपल दे दीजिए। देखिए, सम सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? सर एक होता है टैक्स। देखिए टैक्स जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स क्या है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। सर इसके अलावा बता दीजिए। सर गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंटर के डिपार्टमेंट होते हैं। हर स्टेट के पास अपने स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। मैंने कहा सर ओके। सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हाँ सर। सर आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली जल बोर्ड। हाँ सर हमने सुना है। आपने सर सुना होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। हाँ सर हाँ। सर इसी तरीके से जैसे दिल्ली का अपना जल बोर्ड है, दिल्ली का अपना जल बोर्ड है सर, उसी तरीके से सभी स्टेट के पास अपने कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं सर जैसे एक हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर शहर है सर मेरठ। मेरठ के पास सर अपना, जैसे दिल्ली के पास डीडीए है, मेरठ के पास सर एमडीए है, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी।
तो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास है। हाँ सर, ऐसे ही सर दिल्ली के अंदर डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दिल्ली का स्टेट का मैटर हो गया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया। सर और बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जांपल। सर इंडियन रेलवेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हाँ सर, तो सर जो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, इन डिपार्टमेंट से इनकम जो जनरेट होती है वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सर आगे बढ़िए, मैंने कहा जी ओके। और क्या करती है सर गवर्नमेंट? सर आपने सुना होगा कि किसी स्टेट के ऊपर बहुत सारा कर्जा बढ़ गया है, लोन बढ़ गया है सर, तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टैक्स टैक्स के सोर्स से हमने इनकम कमाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वहां से गवर्नमेंट इनकम कमाती है। कई बार सर गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है सर, कई बार लोन लेती है, तो लोन लिया, पैसा आया, तो गवर्नमेंट के लिए वो फिलहाल के लिए इनकम है, एक्सपेंस तो होगा सर, आने वाली टाइम में रीपेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट लोन ले रही है तो गवर्नमेंट के पास इनफ्लो आया, पैसा आया, उस इनफ्लो से गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को रन करेगी, और रन करने के बाद जो पैसा जनरेट होगा उससे उससे फिर रीपेमेंट ऑफ लोन कर देगी। सर हमें समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, मुझे समझ आ रहा है जी। अब सर पढ़ते हैं टैक्सेस। हम पढ़ेंगे मेजरली टैक्स के बारे में। सर डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ सर, सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? सर डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, स्पेसिफिकली लगता है पर्सन के ऊपर, और उसका जो बर्डन है वही पर्सन बियर करता है। सर हमें समझ नहीं आती टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने कहा जी ओके। लेट्स सपोज सर मिस्टर ए एक पर्सन है जिसने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई। मिस्टर ए एक पर्सन है जिसने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई। गवर्नमेंट कहती है सर आपने ये इनकम कमाई है, आप हमारी स्लैब रेट से आप एक्सीड कर गए। सर स्लैब रेट क्या होती है? मैं कहता हूँ सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उससे एक्सीड कर गए, आप हमारी स्लैब में फॉल कर गए, जो टैक्स की स्लैब होती है। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें, हमने इनकम टैक्स पढ़ रखा है, फटाफट कराओ। तो सर गवर्नमेंट कहती है मैं आपसे टैक्स लूंगी, तो मिस्टर ए पे टैक्स लगा और मिस्टर ए ने टैक्स की पेमेंट कर दी, तो लगा किस पे सर? मिस्टर ए पे, और पे किसने किया? मिस्टर ए ने ही पे किया। तो ये तो हो गया सर डायरेक्ट टैक्स, जिसको इनकम टैक्स भी बोल देते हैं। जिस पर्सन पर लगता है सर वही पे करता है इसको। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल दो सर, इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? सर इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, गवर्नमेंट लगाती तो मिस्टर ए पे है, लेकिन उसका बर्डन मिस्टर बी पे पड़ता है। कैसे सर? सो लेट्स सपोज मिस्टर ए एक सप्लायर है, मिस्टर ए एक सप्लायर है, सप्लायर ऑफ लैपटॉप, जिसने 1 लाख रुपए का लैपटॉप सेल किया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी से 1 लाख रुपए पे 18% का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, दैट इज 18,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा सर लगा तो मिस्टर ए पे, मिस्टर ए सेल करता है, गवर्नमेंट ने कहा सर जब जैसे ही आप लैपटॉप बेचोगे उस पर 18% का जीएसटी कलेक्ट करोगे और वो मुझे पे कर दोगे। तो सर लगा किस पे? मिस्टर ए पे, लेकिन बर्डन किसने बियर किया? सर मिस्टर बी ने बर्डन बियर किया। तो सर जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस जो लगेगा किसी एक पर्सन पे उसका बर्डन बियर करेगा अनदर पर्सन। क्या आपको समझ आ रहा है जी? हाँ सर मुझे समझ आ रहा है आपकी बातें। सर आगे बढ़ो। सर ये तो बड़ी बेसिक बेसिक बातें थी, मैंने कहा सर ओके। सर जीएसटी लाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? देखो जी, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठती है जी, लोकसभा। सर मोदी गवर्नमेंट है हमारे पास।
तो एक सीजीएसटी पे एक्ट पास किया गया, एक तो सर सीजीएसटी एक्ट पास किया गया। उसके अलावा सर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। हाँ सर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, लेकिन सर गवर्नमेंट कहती है कुछ यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट ही मानेंगे, कुछ यूनियन टेरिटरी को स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा जीएसटी के पर्पज के लिए। जैसे सर दिल्ली हो गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गया सर आपका, और पांडिचेरी हो गया सर। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पांडिचेरी, सर इनको क्यों स्टेट माना गया? सर इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके पास अपनी राज्यसभा है सर। दिल्ली के पास अपनी राज्यसभा है सर, जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी एक राज्यसभा है, और पांडिचेरी के पास अपनी एक राज्यसभा है। तो सर 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट ही कंसीडर किया गया फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो 28 स्टेट्स हमारे पास टोटल है जो एक्चुअल में है। 3 यूनियन टेरिटरी है सर हमारे पास जो जिसकी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको जीएसटी के पर्पज के लिए स्टेट ही कंसीडर किया गया, ना कि यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितने स्टेट हो गए सर? 31 स्टेट्स हो गए सर। 28 नॉर्मल स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरी जिसको स्टेट ही कंसीडर किया गया। हाँ सर, तो सर 31 स्टेट्स हो गए हमारे पास। अदर यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव एन ओन लेजिस्लेचर असेंबली, जो बाकी बच गई, जितनी भी यूनियन टेरिटरी बाकी बच गई जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उन सब के लिए सर एक यूनियन टेरिटरी एक्ट पास किया गया। तो सर एक तो सेंटर के लिए सीजीएसटी एक्ट पास किया गया, हर स्टेट के लिए एसजीएसटी एक्ट पास किया गया। टोटल सर 31 एसजीएसटी एक्ट पास किए गए सर, हमें समझ आ रही है। उसके बाद सर हमारे पास यूनियन टेरिटरी आई, तो हर यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं, सभी यूनियन टेरिटरी के लिए एक यूनियन टेरिटरी एक्ट पास किया गया, यूटीजीएसटी एक्ट, और एक आईजीएसटी एक्ट पास किया गया सर। एक पास किया गया आईजीएसटी एक्ट, ठीक है सर। साथ में सर एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट पास किया गया। सर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट क्या होता है? मैंने कहा सर ओके। सर हमारे पास है ना 28 स्टेट्स हैं टोटल, 3 यूनियन टेरिटरी है जीएसटी में जिसको स्टेट ही माना गया, ठीक है सर। सर होता क्या है, सभी स्टेट्स के पास इक्वल रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। क्या मीनिंग सर? सर हमें समझा दीजिए आपकी बातें। मैंने कहा जी ओके। सर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये मेट्रो सिटी है सर। ये क्या है? मेट्रो सिटी है सर। हमें थोड़ा सा और एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा सर ओके। मैं कहता हूँ सर कुछ राज्य है ना, कुछ राज्य हमारे पास क्या है, डेवलप हो चुके हैं सर बहुत अच्छे से। जैसे सर दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है सर, बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं सर। यहाँ पर क्या है, इनकम गवर्नमेंट के पास अच्छी जनरेट होती है। लेट्स सपोज कंपैरिजन करते हैं सर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एक लेते हैं सर बिहार। अगर 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो 100 रुपए के रेवेन्यू में से मैं कहता हूँ सर 50 रुपए तो दिल्ली जनरेट कर रही है, और मैं कहता हूँ सर अगर सबसे कम कोई जनरेट कर रहा है तो सर मैं कहता हूँ बिहार जनरेट कर रहा है, लेट्स सपोज 10 रुपए का। ऐसा क्यों बोला सर आपने? सर मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी ही नहीं वहां पर रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होगा सर, कम जनरेट होगा। तो सर दिल्ली जो स्टेट है वो कहता है जीएसटी आप लेके आए, तो सर मेरे को तो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। बिहार जो स्टेट है उसको रेवेन्यू कम जनरेट होता है। अब जीएसटी लाने के बाद गवर्नमेंट कहती है कि हम रेवेन्यू को सेंटर के बीच में और कंज्यूमिंग स्टेट के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है सर। तो दिल्ली कहती है सर हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। पहले सारा का सारा रेवेन्यू हमारा ही होता था, पहले सारा रेवेन्यू हमारा ही होता था। लेट्स सपोज दिल्ली में दिल्ली के सप्लायर ने सेल करी 1 रुपए की, और ऐसे 1 करोड़ सप्लायर्स हैं जिन्होंने 1 1 रुपए की सेल करी।
दिल्ली के पास 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट आई, जीएसटी लेके आई सर, और कहा कि जो 1 करोड़ रुपए आपने जनरेट किया ना, इसमें आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा दिल्ली गवर्नमेंट का, कंज्यूमिंग स्टेट का। सर दिल्ली गवर्नमेंट को दर्द होगा सर, ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। मुंबई गवर्नमेंट है जैसे, मुंबई में भी अच्छी इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्री है सर, तो मुंबई का रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होता है। लेट सपोज मुंबई में जो सेल होती है वो 2 करोड़ रुपए की सेल होती है। तो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे जो डेवलप्ड राज्य है हमारे, जो विकसित राज्य है हमारे, वो क्या कहते हैं सर, जीएसटी लाने से हमें नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर हम जीएसटी नहीं लाने देंगे। गवर्नमेंट ने कहा सर इन दोनों स्टेट्स को, या हर उस डेवलप स्टेट को गवर्नमेंट क्या कहती है सर, गवर्नमेंट कहती है आपको नुकसान नहीं होने देंगे, जितना रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है एटलीस्ट आपको उतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। कैसे सर, एग्जांपल दे दीजिए। लेट सपोज सर, लेट सपोज एज्यूम करते हैं बड़े स्टेट्स हैं जो भी हमारे हैं, मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई कहती है कि हमारे पास एक साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है सर मुंबई के पास। अब लेट सपोज जीएसटी आने के बाद जो रेवेन्यू आता है मुंबई गवर्नमेंट के पास, मुंबई की स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो जनरेट होता है सर 9 लाख करोड़ रुपए सर। हमने क्या बोला था, 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट पहले होता था, अब 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो क्या इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन देगी मुंबई गवर्नमेंट को? नहीं सर, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी सर? अरे आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया ना जीएसटी आने के बाद। सर दूसरे तरीके से समझाइए अब हमें। सर लेट सपोज 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती थी मुंबई गवर्नमेंट बिफोर जीएसटी। अब क्या हो गया सर, रेवेन्यू डाउन हो गया सर, 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सर। अब मुंबई गवर्नमेंट कहती है सर हमें तो नुकसान हो गया जी जीएसटी आने के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, आपको हम कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके जरूर देंगे। आपकी इनकम 50,000 करोड़ रुपए की जनरेट हो रही है, हम आपको कंपनसेट करेंगे बैलेंस जो अमाउंट आएगा। तो एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट लाया गया। ठीक है सर। सर हमें क्या क्या पढ़ने हैं? टोटल हमारे पास 35 एक्ट्स हो गए, टोटल हमारे पास सर 35 एक्ट हो गए। सर 35 कैसे हो गए सर? एक सीजीएसटी एक्ट हो गया, 31 हमारे पास हो गए एसजीएसटी एक्ट, तो 32 हो गए सर। हर यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे पास एक सिंगल एक्ट है, जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो एक 31, 32 और 33 हो गए सर। एक आईजीएसटी एक्ट हो गया सर, 34 हो गए सर, और एक हो गया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, 35 एक्ट। तो क्या सर हमें पूरे के पूरे 35 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे? मैंने कहा सर नहीं, हमें सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। हर स्टेट के पास या हर आईजीएसटी में कंपनसेशन सेस में लगभग सिमिलर चीजें हैं, एक्सेप्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ चीजें अलग है सर, लेकिन मोस्टली चीजें 90% सेम है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। आईजीएसटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे सर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ठीक है सर, हमें सर समझ आ रही है आपकी बातें? मैंने कहा सर ओके, शुरू करते हैं सर चैप्टर अपना। ये था सर हमारा प्रीफेस, बेसिक्स, कि हमें जीएसटी का इंट्रोडक्शन मिल गया सर। अब आते हैं सर हमारा चैप्टर शुरू होता है। सर मैं कहता हूं जैसा मैं आपको पढ़ाऊं आप वैसा बस याद करते चले जाइए। जिस तरीके से सर मैं आपको पढ़ाऊं आप अपना याद करते चले जाइए सर। मैंने कहा जी ओके सर। लिखिए सर, नोटबुक में लिखिए अपने आर्टिकल नंबर। मैं आपको 3 आर्टिकल याद कराऊंगा, आप सुन रहे हैं मुझे? मैं आपको 3 आर्टिकल
याद कराऊंगा। आर्टिकल नंबर 269A, आर्टिकल 269A कहता है सर अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर आपने चैप्टर शुरू नहीं किया, आपने तो हमें बोला कि 3 एक्ट 3 आर्टिकल के नाम याद कराऊंगा। मैंने कहा सर हाँ सर, सबका एक अपना तरीका है पढ़ाने का, मेरा एक अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं कहता हूँ सर मेरे तरीके से आप कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी सर एग्जाम के अंदर। जिस सलीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप उन चीजों को उसी तरीके से समझिए और याद कीजिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। सर चैप्टर शुरू होने से पहले आप लिखिए अपनी नोटबुक में आर्टिकल नंबर 269A। आर्टिकल नंबर 269A क्या कहता है सर? ये बोलता है, ए से बोलता है अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सर नीचे लिखिए कंज्यूमिंग स्टेट। तो आर्टिकल 269 ने क्या कहता है? अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल नेक्स्ट है सर आर्टिकल नंबर 246A। 246A क्या कहता है सर? ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज concurrent power to levy GST। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास concurrent पावर है सर GST लगाने के लिए, दोनों साथ में GST लगाएंगे सर। आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल 246 क्या कहता है सर? आर्टिकल 246 है सर, ए नहीं बोला मैंने, 246A तो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्करेंट पावर है टू लेवी GST। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सर आपसे आर्टिकल 246 की। आर्टिकल 246 कहता है सर हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सर क्या मतलब होता है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट? सर अभी बस नाम याद कर लीजिए कि ये आर्टिकल कहता है कि मेरे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। डिटेल में जब चैप्टर रिवाइज करेंगे ना अंदर, तब याद कराऊंगा सर। तो सर हमने 3 आर्टिकल याद किए। आर्टिकल 269A कहता है अपॉर्शनमेंट ऑफ IGST बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 246A क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज concurrent पावर टू लेवी GST। ठीक है सर। सर आर्टिकल 246 क्या कहता है? सर आर्टिकल 246 कहता है कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सर हमने लिख लिया आपकी ये बातें, मैंने कहा जी ओके। सर व्हाट टाइप ऑफ टैक्स GST इज? GST क्या है सर? सर हमने पढ़ा था GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। GST is an indirect tax whose burden is shifted to another person and which is paid by other person। सर आपने एग्जांपल दिया था, हमें आपका एग्जांपल याद है। मिस्टर ए पे बर्डन, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया GST का, जो पे किसने किया? मिस्टर बी ने पे किया। सर हमें याद है, आप आगे बढ़िए सर। मैंने कहा जी ओके। सर हमें ना उतना ही याद करेंगे जितना एग्जाम पर्पज से पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें जो आप GST पढ़ा रहे हो, आप किस पर्पज से GST पढ़ा रहे हो, आपका पर्पज क्या है? मैंने कहा सर मेरा फर्स्ट पर्पज है एग्जाम क्लियर करना। माय फर्स्ट पर्पज इज टू क्लियर योर एग्जाम। तो सर क्या हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे GST के अंदर? मैंने कहा सर मेरा काम है सिर्फ आपको, अगर आप CA इंटर में है तो CA फाइनल में पहुंचाना, अगर आपका ग्रुप 2 रहता है CA फाइनल में तो सर आपको CA बनाना। उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इंडस्ट्री में या फिर जॉब करते टाइम एक्सप्लोर कर लीजिए सर। मैं यहाँ पर आपको GST के लिए प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। जब आप CA इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे, जब आप CA फाइनल क्लियर करके जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वाट एवर जो भी करेंगे सर आप, जब आप काम करेंगे तब आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कीजिए सर GST को। जब आप अलग से सीखोगे कि प्रैक्टिस में क्या चीजें अलग हैं, क्या चीजें कॉमन है,
यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज क्या है सर, एग्जाम ओरिएंटेड सर। मैं आपको बताऊंगा भी उतना ही जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, याद भी मैं सर आपको उतना ही कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ना तो हम फालतू चीजें पढ़ेंगे ना फालतू चीजें याद करेंगे। सर जैसे कम ज्ञान है ना, कम ज्ञान हमारे लिए हानिकारक होता है, ऐसे ही हमारे लिए ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। पहले हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। जिसने जैसा पढ़ा दिया, जिसने जैसा समझा दिया, हमने वैसा कर लिया। आज के टाइम में क्या है सर, आज के टाइम में फ्री फ्लो है सर, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन चली जा रही है, चली जा रही है, ज्ञान बटा जा रहा है, बटा जा रहा है। पता भी तो होना चाहिए सर हमें कितना ज्ञान कंज्यूम करना है, कितनी चीजें हमें याद करनी है। मैं आपको इतना सारा याद करा दूं, आपके एग्जाम पर्पज के लिए इतना सा काम में आना हो, तो सर इतना सारा याद कराने की जरूरत क्या है। सर हमारा पर्पज है एग्जाम क्लियर करना। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कीजिए सर, आप वहां पे सीखिए। तो ना तो हमें सर कम सीखना है, ना हमें इतना ज्यादा सीखना है जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए रेलिवेंट ही ना हो। हमें सर उतना सीखना है जितने में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, जितने में हम सीए बन जाए। सीए इंटर में है तो सीए फाइनल में आ जाए। ठीक है सर। टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी बताइए। पेपर में क्वेश्चन आता है सर, दो सेंट्रल टैक्सेस बताइए और दो स्टेट टैक्सेस बताइए। दो ऐसे टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, दो ऐसे टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, जो कि जीएसटी के अंदर समा गए हैं। अब क्या सिर्फ जीएसटी लगेगा, अब वो नहीं लगेंगे सर। एग्जांपल क्या है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाइए सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाइए सर, आ जाइए सर। सर याद कीजिए, नंबर 1 सर्विस टैक्स, नंबर 2 एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल टैक्सेस दो, मैं दो ही याद करा रहा हूँ सर आपको, बहुत सारे हो सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे सर। हमें तो दो ही याद करने हैं, अपने पेपर में दो ही पूछते हैं। एक तो सर सर्विस टैक्स हो गया, नंबर 2 सर एक्साइज ड्यूटी। हाँ सर हमें याद हो गया। अब सर स्टेट टैक्सेस में बता दीजिए कौन कौन से स्टेट टैक्सेस हैं। सर नंबर 1 है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, नंबर 2 है सर आपका लग्जरी टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, तो दो स्टेट, जो दो सेंट्रल टैक्सेस हैं कौन कौन से हुए, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। और दो स्टेट टैक्सेस है वो एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। ठीक है सर। सर अब हम क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा सर अब हम पढ़ेंगे गुड्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर कवर नहीं है। क्या मीनिंग सर, सर उन गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता। सर क्या ऐसे भी गुड्स हैं, मैंने कहा हाँ सर ऐसे भी गुड्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता, सर होता क्या है, कुछ चीजें जीएसटी के दायरे में अभी नहीं लाई गई और कुछ चीजें कभी लाई भी नहीं जाएंगी। कुछ चीजें तो सर टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है कि एक समय के बाद तो उन्हें जीएसटी के दायरे में लाना ही पड़ेगा, लाएंगे सर। और कुछ चीजें सर परमानेंट एक्सक्लूडेड है जिनको कभी जीएसटी के दायरे में लाया ही नहीं जाएगा। सर ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिनको परमानेंटली एक्सक्लूडेड कर दिया गया, कभी लाया ही नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सर पहले मेरे को कराने दो चैप्टर, उसके बाद मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है सर बता दीजिए सर। सर टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है, जो चीजें टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है वो चीजें सर याद कीजिए सर, निमोनिक एनएच। एनएच होता है सर आपका नेशनल हाईवे। सर जब भी हम नेशनल हाईवे पे चलते हैं
तो हमको मैप की जरूरत होती है, MAP। तो सर क्या याद करेंगे, NHMAP, नेशनल हाईवे पर सर मैप की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, ऑन दीज गुड्स जीएसटी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाय द जीएसटी काउंसिल। इन पर जीएसटी कब लगेगा सर, जब जीएसटी काउंसिल बता देगी कि सर इस डेट से लगेगा। अभी नहीं लग रहा सर, अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता सर। तो सर अभी इन पे क्या लगता है सर, अभी इन पे लगती है एक्साइज ड्यूटी एंड वैट या सीएसटी। क्या लगता है सर अभी इन पे, सर मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है एक्साइज ड्यूटी और सेल पे लगता है वैट या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है सर। सर फुल फॉर्म बता दीजिए एनएच मैप की। सर एन से नेचुरल गैस, एच से सर आपका हाई स्पीड डीजल, एन से नेचुरल गैस, एच से हाई स्पीड डीजल। MAP सर, एम से सर मोटर स्प्रिट, पी से सॉरी ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पी से पेट्रोलियम क्रूड। सर क्या हमें इनका मीनिंग समझना पड़ेगा कि एन से नेचुरल गैस क्या होती है, एच से हाई स्पीड डीजल क्या होता है, एन से मोटर स्पिरिट क्या होती है, ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है, पी से पेट्रोलियम क्रूड क्या होता है। सर आप ना बेसिक बस नाम याद कीजिए, इन डेप्थ में मत जाइए कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता क्या है, पेट्रोलियम क्रूड होता क्या है, हाई स्पीड डीजल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, मोटर स्पिरिट क्या होती है। देखो बेसिक मीनिंग आपको पता है इनके, कि पेट्रोलियम क्रूड होता क्या है, बेसिक मीनिंग आपको पता है कि यहाँ सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो रही है, पेट्रोलियम क्रूड की बात हो रही है, कच्चे तेल की बात हो रही है, जो कच्चा पेट्रोल है। सर आप ना छोटी छोटी चीजों को ना इतने ध्यान से मत पढ़िए। मैं कहता हूँ सिंपल शब्दों में कहूँ तो सर बाल की खाल मत निकालिए। ऐसा क्यों सर, सर अगर आप बाल की खाल निकालने में लग जाएंगे तो सर आप बाल की खाल ही निकालते रह जाएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं होता सर ऐसे। आप टीचर से बहस करने लग जाए बैठ के कि सर नेचुरल गैस का मीनिंग समझा दो, हाई स्पीड डीजल का मीनिंग समझाओ, मोटर स्पिरिट का मीनिंग समझाओ, एविएशन टर्बाइन ऑयल का मीनिंग समझाओ और पेट्रोलियम क्रूड का मीनिंग समझाओ। ऐसा नहीं है सर नहीं पता, ऐसा नहीं है सर नहीं समझा पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे, लेकिन सर जो टाइम कंज्यूम होगा, जो टाइम कंज्यूम होगा उससे आपका सिलेबस, आपकी रिवीजन टाइम से नहीं हो पाएगी। आप तो याद करते रह जाओगे, पेपर में 1 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इस चीज पे, और आपको क्या याद आएगा, यार हमने सारा टाइम इस पे लगा दिया था चैप्टर में। आप बस चीजों को याद करने पे फोकस लगाओ सर, जितना जिस तरीके से जितना मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, जहां मीनिंग बताने की, जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर समझाऊंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है सर एग्जाम क्लियर करना, जहां चीजें समझाने की जरूरत है वहां आपको जरूर समझाऊंगा सर। ऐसा नहीं है कि आया आपको 4 चीजें बताई, पढ़ाई और समझा के निकल गया या बोल के निकल गया, ऐसा नहीं होता सर। आपको चीजें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी सर। क्वालिटी में कहते हैं सर, क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही नहीं क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी सर आपकी। मैं रिवीजन क्लासेस में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं सर इरेलीवेंट टॉपिक्स पर टाइम नहीं लगाऊंगा सर। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा काम से पढ़ना, बस कि हाँ जी ये चीज काम की है, इस पे ध्यान ज्यादा लगा दूंगा। जो चीज कम काम की है या फिर जो चीज सिर्फ जिसका नाम याद रहना चाहिए आपको, उसका नाम याद कराऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि सर आपने तो हमें इस चीज का मतलब नहीं समझाया कि नेचुरल गैस होती क्या है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता क्या है। बेटा अगर आप इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसोगे ना तो आप सीए नहीं बन पाओगे, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे सर, आप टेक्निकलिटीज में ही रह जाओगे। पानी है सर, पानी,
ये कोई ब्रांड है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा ब्रांड है। बॉटल थी मेरे पास, मैंने खरीदी थी, मैंने पीने के लिए रख ली अपने पास। बहुत सारी आती हैं, बिस्लरी आती है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं। अब मैं चेक करने लग जाऊं। ये भी अच्छा है, बिस्लरी दो जी, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। प्यास बुझाओ सर, आगे बढ़ो। क्यों सर इतना टाइम लगाऊं मैं? पानी पीना है, ये भी बोतल में, वो भी बोतल में, ये भी 6 रुपए की, वो भी 6 रुपए की। प्यास बुझाइए, आगे बढ़िए सर। आप इतना टाइम लगाओगे, जब आपको प्यास लगेगी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ये भी पैक रखिए, वो भी पैक रखिए, आपने पानी पीना है, आगे बढ़ना है। अब वहां बैठ के आप ये देखोगे कि हाँ सर ये कितने की है, ठीक है, ये भी 6 की है, वो भी 6 की है, इनमें डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस बताओ सर। आप तो दुकानदार के पीछे पड़ जाओ जी, इनमें डिफरेंस क्या है? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना सर, लाइफ टाइम काम आएगा आपके। आप उस टाइम पे दुकानदार के पास खड़े होके बहस नहीं करोगे कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, ये 6 रुपए का है, वो भी 6 रुपए का है, तो मैं कौन सा खरीदूं? अगर आप सर इन चीजों पे बहस करोगे ना, तो आप बहस ही करते रह जाओगे सर। आप दैट मीन्स आपको प्यास नहीं लगी हुई, आप टाइम खराब कर रहे हैं। आपको प्यास लगी है, पानी की बोतल परचेज की आपने, पानी पियो, आगे बढ़ो। तो यही ऑब्जेक्टिव सर मेरा है, जो मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है वो यही है सर। जितना आपको समझाने के लिए, जितना याद कराने की जरूरत है, उतना मैं आपको समझाऊंगा और याद कराऊंगा। अननेसेसरी मैं आपको ना तो अपना टाइम खराब करूंगा सर, और ना ही मैं आपका टाइम खराब करूंगा। आज मैं इस क्लास के अंदर कुछ चीजें साथ के साथ क्लियर करता चल रहा हूँ। आज मैं इस क्लास के अंदर सर कुछ चीजें साथ के साथ क्लियर कर रहा हूँ आपकी, कि हम किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ेंगे। अगर हम किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे ज्यादा, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? हर क्लास में सर हम आपको इंडिविजुअली नहीं बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमें बड़ी क्लैरिटी मिली सर आपकी बात से। अब हम हमेशा याद रखेंगे, अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीने से मतलब रखेंगे सर, ना कि कंपैरिजन करने में। टाइम खराब नहीं करेंगे सर। जितना आप याद कराओगे सर, हम उतना याद करते चलेंगे। जितना आप सर याद कराओगे, हम उतना याद करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सर 5 गुड्स है जो टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है, एनएच मैप, इन पे क्या लगेगा सर? एक्साइज ड्यूटी लगेगी और वैट या सीएसटी लगेगा। ठीक है जी। और सर जो गुड्स परमानेंट एक्सक्लूडेड है, परमानेंट एक्सक्लूडेड कौन कौन से हैं सर? नंबर 1 है सर एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। शॉर्ट में आप कीजिए सर दारू। किस चीज के लिए सर? जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, इंसान जो अल्कोहल पीता है सर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 2 सर, सर याद कीजिए अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट। शॉर्ट में बोलता हूं ENA, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि किस चीज के काम में आ रहा है? विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर। सर बेसिकली दारू को एक्सक्लूड किया गया है, दारू को एक्सक्लूड किया गया है। एल्कोहलिक लीकर किस चीज के लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। एंड ENA और रेक्टिफाइड स्पिरिट, वो जो कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है सर? जो कि यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर। सर इन पे कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? सर सेम लगेंगे, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट या CST। मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी, सेल पे वैट या CST। ठीक है सर। तो सर क्या हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं? मैंने कहा जी कैसे? सर हम शॉर्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि गुड्स टेम्परेरी एंड परमानेंटली एक्सक्लूडेड है GST से, उन पे एक्साइज ड्यूटी एंड वैट या CST लगता है। हाँ सर, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सर इन गुड्स को बोलते हैं नॉन टैक्सेबल गुड्स। इन गुड्स को क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल गुड्स, जो कि
टेम्परेरी एक्सक्लूडेड है 5 गुड्स, और 2 गुड्स क्या है परमानेंट एक्सक्लूडेड है। इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल गुड्स या फिर गुड्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। हाँ सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें, आगे बढ़िए जी। सर नंबर अगला आता है सर आपका गुड्स कवर्ड इन जीएसटी प्लस कवर्ड इन ओल्ड टैक्स रिजाइन ऑल्सो। ऐसा क्या मतलब सर इस बात का? गवर्नमेंट कहती है इन चीजों पे जीएसटी भी लगेगा और पिछले वाले टैक्सेस भी लगेंगे। ऐसा क्यों सर? गवर्नमेंट चाहती है सर इन गुड्स का कंजम्पशन हो ही ना। जैसे सर टोबैको तंबाकू, ओपियम, अफीम, हेम्प, गांजा या नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं सर बेसिकली। तो इन चीजों पे जो इन ये गुड्स हैं इन पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, और सेल पे सर जीएसटी लगेगा। ठीक है सर हमें समझ आ रही है सर आपकी बातें। सर आपने हमें ये नहीं बताया कि जो परमानेंट एक्सक्लूडेड गुड्स हैं वो परमानेंट एक्सक्लूडेड क्यों है? मैंने कहा सर ओके सर सेंट्रल गवर्नमेंट और ईच स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बातें हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर जब इनकम टैक्स लगता है आप कलेक्ट करते हो सर इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सर इनकम टैक्स, वो सारी इनकम किसकी हो गई? सेंटर की। हाँ जी। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जब इनकम टैक्स पे सारी इनकम आपकी हो गई, हमने आपसे कभी कोई हिस्सा नहीं मांगा इनकम टैक्स में। इस तरीके से हर स्टेट में है ना सर दारू की कंजम्पशन अच्छी खासी होती है सर। स्टेट गवर्नमेंट अपनी दारू का रेवेन्यू कभी भी शेयर नहीं करेगी। ये इन्होंने जीएसटी बनाते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक वादा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल यूज होगी उस पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। हिस्सा तो चीजें तो अपॉर्चुनमेंट तो होंगी पीछे से कहीं ना कहीं, लेकिन आप मोटा मोटी याद कीजिए बस कि इनकम टैक्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है जो दारू का सेक्शन है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर रहा हूं सर मैं, वो किसके पास रहेगी सर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है सर आगे बढ़िए जी। सर आप हमें ये बता दीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? मैंने कहा सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बताता हूँ आपको। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट सेम स्टेट के अंदर है, एक ही स्टेट के अंदर है, तो उसको बोलते हैं सर इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट्स के अंदर है तो सर इंटर स्टेट सेल होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल, इंटर स्टेट सेल। सर क्या आपने सुना है इंटर स्टेट बस चलती है? हाँ सर हमने सुना है। तो सर इसी एक इंटर स्टेट का मतलब होता है सर एक राज्य से दूसरे राज्य में, लेकिन सर इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम विद इन द स्टेट। तो अगर कोई सेल होती है इंटर स्टेट तो इंटर स्टेट पे लगता है सर आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सेल पे आईजीएसटी लगता है। और अगर एक सेल होती है विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर अंदर ही, तो उस पर सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। सर हमें तो आता था ये पहले से, आपने हमें पहले भी बता रखा है। मैंने कहा सर मैं तो आपको याद करा रहा हूँ, एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ सर, रिकैप करा रहा हूँ। आगे बढ़ो सर। मैंने कहा जी ओके। सर आर्टिकल नंबर 269A सर हमें याद कराया था आपने शुरू में, हमें आपने शुरू में याद कराया था। आर्टिकल 269A कहता है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या मीनिंग हुआ सर? सर इंट्रा स्टेट सेल पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। लेकिन सर इंटर स्टेट जो सेल होती है, इंटर स्टेट जो सेल होती है, लेट्स सपोज सप्लायर है हरियाणा में, रेसिपिएंट है मुंबई में, तो ये जो सेल हुई ना ये एक इंटर स्टेट सेल है सर, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल हुई सर ये। तो इस पे जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो आईजीएसटी कलेक्ट होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी।
सर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके अपने पास रखेगी कोई? क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को कलेक्ट करके अपने पास रखेगी? नहीं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट तो करेगी आईजीएसटी की फॉर्म में, जीएसटी को कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, लेकिन अपने पास नहीं रखेगी सारे के सारे पैसे को, अपॉर्शनमेंट कर देगी सर उस पैसे को बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट, दैट इज जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुई है। सर एक एग्जांपल से समझा दीजिए हमें। मैंने कहा जी ओके सर, हरियाणा से मुंबई में सेल हुई है, जो जीएसटी कलेक्ट हुआ सर आईजीएसटी के रूप में 28% का, तो सर कोई उनकी अपने एक मैकेनिज्म होता है कि इतना सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और इतना कंज्यूमिंग स्टेट क्या है सर? सर कंज्यूमिंग स्टेट है मुंबई, तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कुछ पैसा मुंबई को दे देगी, कंज्यूमिंग स्टेट को दे देगी। इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। किस चीज का सर? आईजीएसटी का बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट। सर हमें याद हो गया सर 269 में। सर आर्टिकल 246 पढ़ाया था सर आपने। आर्टिकल 246 क्या कहता है? सर आर्टिकल 246 कहता है हमारे पास कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हमारे पास कितनी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है सर। सर हमें बताइए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती क्या है? सर यूनियन लिस्ट बात करती है उन मैटर्स की जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती है। स्टेट लिस्ट बात करती है उन मैटर्स की जिन पे स्टेट गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ये उन मैटर की लिस्ट है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बातें करती हैं। सर कैसे? एग्जांपल दीजिए। सर यूनियन लिस्ट का एग्जांपल सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी। सर आपने हमें क्लास स्टार्ट हुई थी जब बताया था, सर हम बताएंगे एक बार आपको। मैंने कहा सर आप बताइए। सर आपने हमें बताया था इंडियन रेलवेज। मैंने कहा सर मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सर और एग्जांपल दीजिए। सर जैसे इंडियन मिलिट्री सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, इंडियन रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ये करेंसी का सर, करेंसी का मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेक करेगी सर इसको। अब तो स्टेट लिस्ट के पास, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती है। जैसे सर दिल्ली के पास अपनी पुलिस है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा के पास अपनी पुलिस है, हरियाणा पुलिस। तो सर जैसे पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया सर आपका, या आपका एल्कोहल हो गया सर। सर आपने बताया था एल्कोहल के बारे में, हमें याद है सर वहां से। मैंने कहा जी ओके। सर कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर आते हैं सर जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर जिस पे पॉलिसी बनाते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। सर बेस्ट एग्जांपल है सर आपका एजुकेशन सेक्टर। सर बेस्ट एग्जांपल सर आपका एजुकेशन सेक्टर। कैसे सर? सर एजुकेशन सेक्टर में आपने सुना होगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ सर, मेरा होम टाउन सर सोनीपत है। होम टाउन मेरा सोनीपत है सर। फिलहाल मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ जी। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो सारी हरियाणा से हुई सर, लेकिन जो मेरा स्कूल था वो सीबीएसई से एफिलिएटेड था। हाँ जी सर, हमने सुना है ऐसा। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्कूल्स जो होते हैं ना वो स्टेट से ही चलते हैं। कैसे सर? जैसे हरियाणा है, हरियाणा बोर्ड, हम बोलते थे हमारा हरियाणा बोर्ड है, कुछ बच्चे बोलते थे हमारा सीबीएसई बोर्ड है। तो जिनका जिनका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड होता था वो बोलते थे हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, और जिनका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं होता था तो वो कहते थे कि हमारा हरियाणा बोर्ड है। इसी तरीके से यूपी के पास भी होता है सर। यूपी में अपना एक स्टेट बोर्ड है और एक सेंट्रल बोर्ड है। सर एजुकेशन में सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड होता है सर। जैसे हमारा तो एक ही स्टेट के अंदर आपको सीबीएसई के स्कूल भी दिख जाएंगे और एक ही स्टेट के अंदर आपको स्टेट बोर्ड के स्कूल दिख जाएंगे। हाँ सर। सर आर्टिकल 246 ए पढ़ाया था आपने, आर्टिकल 246 ए। उसमें सर आपने क्या बताया था? सर उसमें मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्करेंट पावर है टू लेवी जीएसटी। सर कॉन्करेंट का मतलब होता है सर एक ही साथ, सेम ट्रांजेक्शन पर एक ही साथ में टैक्स लगेगा
जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाएंगे। कैसे सर? सर मैंने आपको बताया था अगर इंट्रा स्टेट सेल होती है, इंट्रा स्टेट सेल होती है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स लगता है, और अगर इंटर स्टेट सेल होती है तो सर आईजीएसटी लगता है। सर आईजीएसटी की अपॉर्चनमेंट के लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 269A। हाँ सर हमें याद आ रही है आपकी बातें। सर चीजों को लिंक भी करना है, ऐसा नहीं है कि हमें चीजें याद करनी है समझनी है, जहां पर लिंकेज की जरूरत है वो लिंक भी करनी है चीजें। ठीक है सर। सर डिस्कस करो आर्टिकल 246 से। अरे अभी तो बताया था, क्या बताया था? कॉन्करेंट लेवी है जीएसटी की, कौन कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और सर आईजीएसटी पे कौन लगाएगा? सर एक्सक्लूसिवली लेवी है जीएसटी की, आईजीएसटी पे कौन लगाएगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। कलेक्ट करने के बाद अपॉर्चनमेंट होगा जी, अपॉर्चनमेंट होगा आईजीएसटी का बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर। सर कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी गई, exclusion of certain specified products from GST till notified date। सर ये तो टेम्परेरी एक्सक्लूडेड वाली चीजें आ गई ना, ये तो टेम्परेरी एक्सक्लूडेड वाली चीजें आ गई ना सर। हाँ जी, कौन कौन सी चीज सर? हमें याद है सर, हम बताएंगे, आप मत बताओ। मैंने कहा जी बताओ। सर NHMAP, हाँ सर, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्लिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड। ठीक है सर। सर हमें याद हो रही है आपकी बातें जो आप याद करा रहे हो। मैं कहता हूँ सर आप मेरे साथ याद करते चले जाइए, साथ में आप रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए अपना रिवाइज करने के लिए, आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है सर। सर अब हमें बताइए जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ जीएसटी। देखो बेटा होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कशन की थी कि हम उतनी ही चीजों को याद करेंगे, उतनी ही चीजों को समझेंगे जितनी हमारे एग्जाम पर्पज के लिए रेलिवेंट है। जो चीजें हमारे एग्जाम पर्पज के लिए रेलिवेंट नहीं है, हम ना तो उस पर समय लगाएंगे ना हम याद कराएंगे सर आपको। कैसे सर? सर मैं आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगा कि ऐसे होता था अब ऐसे हो रहा है। नहीं सर, 2 लाइन की चीज है, मैं 2 लाइन की चीज याद कराने के लिए आपको कहानियां क्यों सुनाऊं? देखिए क्लासेस की लेंथ बड़ी हो सकती है, हर चीज पे मैं आपको, हर बात पे आपको एग्जांपल देता चला जाऊं, अगर हर चीज पे हर बात पे आपको एग्जांपल देता चला जाऊं ना सर, क्लास की लेंथ इतनी अच्छी खासी हो जाती है, बहुत अच्छी खासी। अगर हम सीए इंटर के सिलेबस की बात करेंगे ना सर, सीए इंटर का सिलेबस हमारा बहुत छोटा सा सिलेबस है। सीए फाइनल का सिलेबस भी हमारा सर इतना ज़्यादा खास नहीं है कि हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ सर अगर आप हर चीज़ पे एग्जाम्पल मांगोगे, मैं तो एग्जाम्पल दे दूंगा, टीचर तो आपको एग्जाम्पल दे देगा, कहानियां बनानी है सर एग्जाम्पल देने के लिए। आपको आप ये नहीं याद कर पाओगे कि मुझे याद क्या करना है। सुनने में तो अच्छी लगेगी आपको, हाँ सर हाँ सुनाइए बताइए बताइए, क्लास खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या याद करना है। टू द पॉइंट पढ़िए सर, टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहानियां नहीं सुनानी सर। देखिए जहां जरूरत है वहां पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तसल्ली से दिए जाएंगे, तरीके से दिए जाएंगे, समझाएंगे सर आपको अच्छे से। लेकिन अननेसेसरी ना तो हम अपना समय बर्बाद करेंगे सर, और ना ही हम सर आपका समय बर्बाद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सर उतनी नॉलेज गेन करना जितनी नॉलेज में हमारा एग्जाम क्लियर हो और हम किसी के सामने 2 बातें बोल सकें जीएसटी के बारे में, अगर कोई हमसे पूछे तो। अब मेरे से कोई पूछे लेट सपोज कि भाई जीएसटी से पहले क्या था, अब क्या है, क्यों है, चेंजेस क्यों लाए गए, आप कहते हो सर सॉरी हमें जीएसटी नहीं आता, वो आपको बोलेगा क्या फायदा भाई आपको जीएसटी नहीं आता, आपने सीए इंटर पास कर रखी है या आपने सीए फाइनल पास कर रखी है। सर मूर्खों से बहस नहीं की जाती,
मूर्खों से बहस नहीं की जाती। आपका अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए सर। आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आपको कोई कहता है, लेट सपोज बात करते हैं ना सर, आप सीए बन चुके हैं या आप सीए फाइनल में हैं, कोई आपसे बोले आईटीआर फाइल कर दे मेरी, आप कहो सर मुझे आईटीआर फाइल करनी नहीं आती, बोल दो सर, मैं कहता हूँ बोल दो, आती भी हो तब भी बोल दो, कहता हूँ एक बार के लिए सर, कहेगा क्या काय का सीए बना भाई तू, काय का सीए फाइनल में पहुंच गया। आप उसको बोलो सॉरी सर मुझे नहीं आती, वो यही तो बोलेगा सर कि आपको ये काम नहीं आता। आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते सर उसको आईटीआर उसकी फाइल करने में, ना तो आपको पैसे देने थे उसने, फ्रेंड की बात कर रहा हूँ या नियर एंड डियर की बात कर रहा हूँ, ना तो वो आपको 1 रुपया देगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, इंफॉर्मेशन सारी नहीं देगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन चीजें आपको दे देगा, आप फाइल कर दोगे, बाद में कोई दिक्कत आएगी, 1 रुपया आपसे आपने उससे लिया नहीं, कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आपको परेशान करेगा फिर वो। इससे तो अच्छा डायरेक्ट बोलो सर हमें नहीं आता ये काम, हमने नहीं सर सीखा ये काम। आपका अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करो सर, दूसरों को खुश करने के लिए आप अपना समय खराब मत कीजिए सर। मेरा टॉपिक था नीड ऑफ जीएसटी, जीएसटी की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत है सर जीएसटी की। तो मैं कह रहा था कहानियां नहीं याद करनी, हमें 2 चीज याद करनी है, 2 चीजें याद करनी है, बस 2 लाइनें याद करनी है ना। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा कि ऐसा इसलिए हुआ, आपको बस 2 लाइन याद करनी है। कौन कौन सी लाइन सर? सर रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? पहले पहले सर टैक्स पे टैक्स लगता था, पहले क्या होता सर, टैक्स पे टैक्स लगा, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। सर मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी चैप्टर में ये चीजें काम आएगी ना वहां समझाएंगे सर आपको, अभी नहीं समझाएंगे आपको ये सब चीजें। आपको एक लाइन याद करनी है बस, नीड क्या है जीएसटी की। सर पहली नीड है रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। सर नंबर सेकंड, एफिशिएंट फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका एफिशिएंट फ्लो उसको बोलते हैं। ये कि जो 2 एग्जांपल हमारे नीड ऑफ जीएसटी, जीएसटी की जरूरत क्या क्यों पड़ी, तो पहला है सर रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, नंबर सेकंड सर एफिशिएंट फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2 लाइनें 2 बार 4 बार आप पढ़ो, आपको याद हो जाएंगी। अब ये 2 लाइनें जो आपको याद मैंने कराई, इनमें घंटों के एग्जांपल देता रहूं अननेसेसरी। पेपर में 2 ही चीज पूछेगा आपसे, मतलब सीधा ये पूछेगा कि जीएसटी की जरूरत क्यों थी, आपको बस ये 2 लाइन लिखनी है, अंदर का मटेरियल आपको बना के लिख देना है, बड़ी आराम से कर दोगे सर, एक्सप्लेन कर दो बस चीजों को। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा के मैं बस चल दूंगा, जहाँ पे चैप्टर में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ के पर्पज से सिर्फ इतना रेलिवेंट है कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 1 रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, नंबर 2 एफिशिएंट फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है सर। सर बेनिफिट बताइए जीएसटी के, मैं कहता हूँ सर बेनिफिट याद करने के लिए आप याद कीजिए 3 B's। 3 B, बी से सर बूस्ट टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। नंबर सेकंड सर बूस्ट टू एक्सपोर्ट, नंबर 3 सर बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 बूस्ट टू मेक इन इंडिया, बूस्ट टू, नंबर सेकंड बूस्ट टू एक्सपोर्ट, एंड नंबर 3 बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। सर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताइए। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू फॉर्म जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा सर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या, वो कौन होगा सर? उसका चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा। और ईच स्टेट का, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स वो उसके मेंबर्स होंगे। तो सर एक तो होगा चेयरपर्सन या चेयरमैन, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है सर हमारी यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर? याद कीजिए सर। सर अभी हमारी यूनियन
गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, मैडम निर्मला सीतारमन। तो वो क्या है सर, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। और ईच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या फिर नोटिफाइड मिनिस्टर्स, ये मेंबर्स होंगे सर। और सर एक यूनियन के पास एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यूनियन के पास एक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वो कौन होगा सर, एक मेंबर होगा किसका सर, जीएसटी काउंसिल का सर। ठीक है सर। सर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंडेशन देगी सर, जीएसटी काउंसिल बताएगी कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर समा जाने चाहिए, मतलब अब जीएसटी लगना चाहिए ना कि वो टैक्सेस लगने चाहिए। तो टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, सर आपने हमें याद कराए थे यूनियन के बारे में और स्टेट के बारे में। सर हम स्टेट का बता दें, मैंने कहा बता दो जी। सर आपने याद कराया था एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, हाँ सर मैंने याद कराया था। सर आपने स्टेट का भी याद कराया था। सर एक्साइज ड्यूटी याद कराया था सर आपने, मैंने कहा हाँ सर याद कराया था। तो सर रिकमेंडेशन क्या, जीएसटी जो काउंसिल है वो क्या रिकमेंडेशन देगी, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। नंबर सेकंड पे, गुड्स या सर्विसेज टू बी रिमेन्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, एग्जम्प्ट की बात करें। और गुड्स या सर्विसेज नो टैक्सेबल अंडर जीएसटी, एनएच मैप प्लस दारू, उनकी बातें हो रही है सर। टैक्स रेट्स टू बी अप्लाइड, कौन कौन सी टैक्स रेट लगेगी कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे, कौन कौन से मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे। थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए, कितनी टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करना पड़ेगा। ठीक है सर। थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए कितनी थ्रेशोल्ड है हमारे पास। अदर पॉइंट सर अलग और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ये सर कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगी। ठीक है सर। क्या सर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हाँ सर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के बाद हम रिवीजन करेंगे सर क्वेश्चन आंसर्स की, एक सिंगल वीडियो में सर रिवीजन करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की, जो कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों के लिए एक वीडियो होगी, उसके अंदर हम दोनों के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास से यही समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।